गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 2 ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या डिस्कस किया था, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड, देन अबाउट द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। क्लियर है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी मासेस हैं वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि अगर आपके पास 2 पॉइंट मासेस हैं, सेपरेट हो रखे हैं डिस्टेंस r से, देन उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती थी, Gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ये प्रोडक्ट ऑफ मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देन उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए थे मैंने कि ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, देन ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, देन फोर्स है जो अट्रैक्टिव इन नेचर है, देन उसका सिग्निफिकेंस बताया था कि ये हेवनली बॉडीज के लिए सिग्निफिकेंट है। देन मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मैं और मेरी फ्रेंड हैं तो उनका अगर हम वेट की बात करें तो 60 kg और 50 kg होगा नियर अबाउट, बट जो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है दैट इज नेगेटिव पावर आपकी काफ़ी बिग है, दैट इज 10⁻11। सो हमारे पास ये हेवनली बॉडीज के लिए सिग्निफिकेंट है, लाइक सन एंड अर्थ वेयर मास इज अबाउट 10⁻24। देन करेक्टरिस्टिक्स में बताया था हमने दैट इट इज अ सेंट्रल फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। क्लियर है। देन इसके डिमेंशन डिस्कस किए थे। और ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने क्या बताया था आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई मास है, ठीक है, वो क्या है, मोशन करना उसने स्टार्ट कर दिया, तो मैंने क्या बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है, एक तरह का एक इमेजिनरी फील्ड है, ड्यू टू विच जो हमारे पास मास होगा उसको क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होगी। क्लियर है। दैट इज अवर ग्रेविटेशन फील्ड। देन ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ में मैंने क्या बताया था कि आपके पास जो मास है उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, दैट इज अवर ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वो ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होगा, अगर फोर्स कम होगी तो लेस उससे अट्रैक्ट होगा। देन उसी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक को आगे इंक्रीज कर रही हूँ मैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ड्यू टू होलोस्फीयर और शेल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड का फार्मूला आया था, जो ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ का फार्मूला था, वो मैंने क्या बताई थी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, यही बताया था ना मैंने। और मैंने इसको क्या लिखा था देन, Gmm अपॉन r स्क्वेयर, m यहाँ पे था तो m से m कैंसिल हुआ था, तो Gm अपॉन में r स्क्वेयर आया था आपके पास विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा था कि अगर आपके पास ये कोई स्फीयर है या फिर कोई मास है तो आपके पास जो रेडियस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेंटर से इस तरफ को जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम छोटा सा मास m लेते हैं, जो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन फील्ड लगता है, वो इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, रेडियस इस साइड का जो फील्ड लग रहा है ड्यू टू दिस मास वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, दैट इज टुवर्ड मास m, तो इसलिए हमारे पास अपोजिट है साइन। और दूसरा हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे वैलिड है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव साइन, बिकॉज बोथ आर अपोजिट इन नेचर। आज हम ड्यू टू होलोस्फीयर के लिए इसको डिस्कस करेंगे। देन अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन अपॉन में मास के किलोग्राम। देन अगर मैं इसके डिमेंशंस की बात कर लें, प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस नहीं किया था, अगर मैं डिमेंशंस की बात करूँ तो फोर्स के क्या होते हैं, mL/T⁻⁻2 अपॉन में मास के m, तो m से m कैंसिल, तो डिमेंशंस क्या आएंगे ग्रेविटेशन फील्ड के, दैट इज L/T-2। क्लियर है। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर, कि अगर आपके पास कोई होलोस्फीयर है तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा।
देखिए, लेट दिस इज अ होलोस्फीयर, ठीक है, हियर इज द सेंटर O, इसका रेडियस है लेट इट इज R। अब आपको इसमें 3 केस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट केस आपको डिस्कस करना है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द होलोस्फीयर। सेकेंड हमें केस डिस्कस करना है दैट इज ऑन द सरफेस, ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा। थर्ड मुझे डिस्कस करना है इनसाइड द होलोस्फीयर, हाउ मच ग्रेविटेशनल फील्ड इट एक्सर्ट। क्लियर है। और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P आउटसाइड चेक करने के लिए, और उसको मैंने ले लिया लेट दिस P पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस R। क्लियर है। अब आउटसाइड के लिए क्या है, जो ये मेरा R है इट इज ग्रेटर देन स्मॉल r, और हमारे पास जो ग्रेविटेशन फील्ड का फार्मूला था वो क्या था मेरे पास, दैट इज Gm/r²। दिस इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड एट आउटसाइड द होलोस्फीयर। और ये आपको किसने बताया था, इट इज गिवन बाय द गोस लॉ इन ग्रेविटेशनल। आपके पास गोस ने 2 लॉज दिए थे, एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा जो कि हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। वहाँ पे भी यही सेम 3 केस बनेंगे, एक बार आप आउटसाइड द शेल डिस्कस करोगे, एक बार इनसाइड द शेल और एक बार ऑन द सरफेस। सिमिलरली 3 केसेस हम जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट दिस इज फॉर आउटसाइड द होलोस्फीयर और द शेल। ये आपके पास एक होलोस्फीयर है जिसके अंदर कोई भी मटेरियल फिल नहीं हो रखा। यहाँ पे P पॉइंट पे आपको क्या चेक करना था, ग्रेविटेशनल फील्ड चेक करना था। तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है Gm/r², वेयर R इज ग्रेटर देन द स्मॉल r। अगर मैं अब सरफेस पे बात करूँ, अगर अब ये P पॉइंट यहाँ पे लाई हो जाए, ये P पॉइंट लाइज एट हियर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यो R है, स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज E, वो किसके इक्वल आ जाएगा, Gm/r²। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो R और ये R क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो E इज इक्वल टू Gm/r²। थर्ड, अगर मैं इनसाइड द होलोस्फीयर बात करूं तो वहां पे जो R की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी कैपिटल R से। और इनसाइड द स्फेरिकल शेल और स्फीयर जो ग्रेविटेशन फील्ड आता है वो 0 आता है। हाउ इट एक्सपीरियंस 0 ग्रेविटेशन फील्ड। तो इसके लिए देखिए, अगर मैं डायग्राम बना रही हूँ, दिस इज द होलोस्फीयर, यहाँ पे O पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई मास है स्मॉल dm, तो इसके ऊपर फील्ड कितना लगेगा, Gdm/में r², यहाँ पे कैपिटल R, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा कुछ। अगर मैं यहाँ पे एक dm की बात कर लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक dm की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक dm यहाँ पे ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, सिमिलरली एक dm। अब देखिए, जो ये सारे डीएम के कारण जितना भी फील्ड आ रहा है, यहाँ पे विद नेगेटिव साइन आता है आपका, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ये इसके इफेक्ट को, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था आपको अभी जो टॉपिक समझाया कि मेरे पास जो रेडियस है वो हम इस तरीके से लेते हैं, बट जो मेरे पास ग्रेविटेशन फील्ड आता है वो इस तरीके से आता है। इसके कारण ग्रेविटेशन फील्ड ऐसा आएगा, इसके कारण जो ग्रेविटेशन फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, इसके कारण ग्रेविटेशन फील्ड इस साइड पे आएगा, इसके कारण इस साइड पे। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, सभी के सभी कैंसिल आउट कर देते हैं। सो नेट जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो कितना हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा। और अगर मैं एक दूसरे केस की बात करूं, इज इट क्लियर टू यू, ओके। अगर हम एक इसी में दूसरा केस लेते हैं, उस दूसरे केस के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, देखिए दिस इज योर स्फीयर, ठीक है, और मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रही हूँ, लेट दिस इज द केस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मान लो यहाँ पे डीएम मास है, यहाँ पे डीएम है, यहाँ पे डीएम है, यहाँ पे डीएम, तो इसके कारण ये सब हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे आपके पास मास क्या होगा, अब ज़्यादा होगा, यहाँ पे बिग मास होंगे,
अब यहाँ पे अगर मैं इनके लिए जो फार्मूला लिखूं इनके लिए, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे देखो मास क्या है, मास कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस भी तो कम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये रेडियस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, जो ये नीचे को मैंने दिखाई है मास, इनके कारण जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, यहाँ पे मास क्या है, ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट जहाँ पे रेडियस भी क्या है, रेडियस भी तो ज्यादा है। अगर रेडियस ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उतना ही ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे उतना ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा आपके पास, दैट बिकम्स जीरो। सो इस केस में जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है इनसाइड द होलोस्फीयर और शेल, इट बिकम्स जीरो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप ऑन द सरफेस बात कर रहे हैं तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। पी पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं लाई कर जाता है, तो E इज इक्वल टू क्या बन रहा है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। अगर आउटसाइड आप बात कर रहे हैं तो ये आर आपके पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस आर, सो इट कम्स आउट टू बी जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। कई बुक्स में यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाया हुआ है, उस नेगेटिव साइन का रीजन मैंने बताया हुआ है कि हम जो रेडियस लेते हैं वो फ्रॉम द सेंटर लेते हैं, बट जो आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड आता है इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, सिंस बोथ एक्टिंग अपोजिट इन द डायरेक्शन, सो हियर कम्स आउट अ नेगेटिव साइन। क्लियर है। अब सिमिलरली आपको ग्रेविटेशन फील्ड डिस्कस करना है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, अच्छा पहले इसके लिए हम ग्राफ भी ड्राइव कर लेते हैं, ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सब चीजें सेम चलेंगी आपकी 12th में ना। अगर आपके पास जहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पे भी आपको इसको समझना काफी इजी रहेगा। लेट यहाँ पे इस साइड मैंने ले लिया डिस्टेंस, इस साइड मैंने लिया दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया। क्लियर है। या फिर इस स्फीयर को ऐसे करते हैं हम, यहीं पे ले लेते हैं। ओके, सिमेट्रिक बनाना है, मतलब ये तब वैलिड है केस अगर आपके पास मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अगर आपके पास मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, तभी आपके पास जीरो नहीं बनता। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है आपके पास, दिस इज योर आर। ओके, अब देखिए ये इनसाइड द शेल बात हो रही है, इनसाइड द शेल यहाँ पे क्या है, आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा आपके पास, अगर पी पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई कर जाएगा। देन आपके पास आउटसाइड की बात होगी जब पी पॉइंट कहीं आउटसाइड पे है। क्लियर है। अब देखिए इनसाइड द शेल क्या था आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड द होलोस्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो ग्राफ क्या रहेगा, कुछ ऐसा। क्लियर है, इनसाइड। देन आपके पास क्या हुआ, जब हमारे पास आर और आर इक्वल हुआ तो एम की वैल्यू क्या होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ई क्या है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन आर स्क्वेयर की, तो ये एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है आपके पास ग्राफ। क्लियर है, दिस इज योर ग्राफ व्हेन आर इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट केस क्या है, जब आपके पास आर की वैल्यू इंक्रीज हुई तब आपके पास क्या हो रहा है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है 1/r स्क्वेयर की। क्लियर है, तब ये आपका ग्राफ है जो दैट शुड बी डिक्रीजिंग, इट कम्स लाइक दिस। क्लियर है, इनसाइड द शेल एट द सरफेस एंड दिस इज फॉर आउटसाइड द होलोस्फीयर और द शेल। क्लियर है तीनों केस। नेक्स्ट देखिए, अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करेंगे ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये तो हो गई बात आपके पास होलोस्फीयर के लिए। सिमिलरली अब हमें डिस्कस करना है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।
ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। क्लियर है। अब सॉलिड स्फीयर में क्या है आपके पास, लेट दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और इसमें कोई मटेरियल फिल हो रखा है आपके पास, इट इज फिल्ड बाय सम मटेरियल, हियर इज इट्स सेंटर O, मान लो इसका मास है m और इसकी डेंसिटी है रो। क्लियर है। अगर आपके पास अब एक पॉइंट P पॉइंट आउटसाइड है स्फीयर से, दिस डिस्टेंस इज जो दिस रेडियस इज r, दिस इज लेट r। फर्स्ट केस आपका सेम है, दैट इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर के बाहर के पॉइंट पे आप चेक करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अगेन आपके पास यहाँ पे गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है, ड्यू टू विच जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, Gm अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है कैपिटल आर से। सेकेंड क्या है आपके पास, इनसाइड का केस लास्ट में डिस्कस करते हैं। ऑन द सरफेस, अगर मैं सरफेस की बात कर रही हूँ, सरफेस का मीनिंग क्या है, अब जो मेरा ये P पॉइंट है बाहर ना रह के कहाँ पे, यहाँ पे आ गया ऑन द सरफेस, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, R एंड कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे, ड्यू टू विच E कम्स आउट टू बी Gm अपॉन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू। R और R जब इक्वल हुए तो R की जगह पे मैं R को रिप्लेस कर सकती हूँ कैपिटल R से। थर्ड केस क्या है यहाँ पे, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। जब हम सॉलिड स्फीयर के अंदर आए, यहाँ पे देखने वाली बात है, वहां पे क्या था, मटेरियल अंदर कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था होलो स्फीयर, यहाँ पे मटेरियल फिल हो रखा है। तो अब देखिए इस केस में क्या होता है आपके पास, इसके लिए मैं एक अलग से आपको डायग्राम बना के दे रही हूँ। अब देखिए एक पॉइंट इसके अंदर आ गया, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक पॉइंट आ गया, देखिए दिस इज योर सॉलिड स्फीयर। अब कोई पॉइंट है जो कि इसके अंदर लाई कर रहा है, लेट दिस इज अ पॉइंट P जो कि सॉलिड स्फीयर के अंदर है, और ठीक है। अब देखिए इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड दो तरह से एक्ट होगा, हाउ इट एक्ट्स, एक तो ये अंदर वाला जो है ये इस पे क्या लगाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इस P पॉइंट पे, एक जो ये बाहर का है ये भी इस पे क्या लगाएगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएगा। क्लियर हो रही है बात। जो ये P पॉइंट है, मैंने अब क्या किया, अब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया P, मैंने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है, और उसके अराउंड मैंने क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया। इस P पॉइंट पे एक तो जो जो अंदर का पोर्शन है ये क्या लगाएगा ग्रेविटेशन फील्ड, एक जो इसके बाहर का पोर्शन है वो क्या लगाएगा ग्रेविटेशन फील्ड। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू आउटसाइड शेल के कारण, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू इनसाइड शेल, एक जो इसके अंदर का शेल है। क्लियर हुई बात। जो ये अंदर का स्फीयर है या फिर इनसाइड, ड्यू टू इनसाइड स्फीयर लगा लो, जो ये अंदर का स्फीयर है और ये बाहर का, ये दोनों इस पे क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट कि इस पे दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक तो आउटसाइड शेल लगा रहा है, एक आपके पास जो अंदर का स्फीयर है वो लगा रहा है। ठीक है। अब जो आउटसाइड शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड शेल के कारण ये अंदर का पॉइंट हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट भी इसको लिख सकते हो, इसके अंदर है ये पॉइंट। जैसे हमने जो होलोस्फीयर का केस डिस्कस किया था थर्ड, जब P पॉइंट उसके अंदर था तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या हो जाता था, जीरो। जब पॉइंट अंदर था तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ था, जीरो। ज्यादा है पॉइंट। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड स्फीयर। इनसाइड स्फीयर का मीनिंग क्या है कि ये आपके पास क्या बन रहा है, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट रह गया वो किसके इक्वल आएगा,
जी एम अपॉन में किसका स्क्वायर, इनसाइड स्फीयर देख रहे हो, दैट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे अंदर वाले पॉइंट पे क्या होती है, आर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है ना आर से, तो अब जो मास है यहाँ पे वो क्या होगा, एम डैश, क्योंकि ये जो मास था ये तो पूरे का था, होल का था ये मास। अब जो ये अंदर का पॉइंट है इसका जो मास होगा वो तो समथिंग डिफरेंट होगा, एम डैश। आगे हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी तो सेम रहेगी इनटू में वॉल्यूम, सॉरी, हाँ क्लियर है। तो एम डैश किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, जी इंटू में रो इंटू में वी डैश अपॉन में आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू जी इंटू रो इंटू में वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से क्या आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर। आर क्या है हमारे पास, जो भी उसके इनसाइड का क्या है, रेडियस है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप रो की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जो ये हमारे पास रो था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालूं, डेंसिटी इज इक्वल टू अगेन मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास किसके इक्वल हो जाएगा, रो इंटू में वॉल्यूम। रो मुझे क्या निकालना था यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करनी है, रो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी। अब रो को भी मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। दूसरा वर्जन इसका क्या है, आई राइट डाउन हियर, देखिए इसका दूसरा वर्जन क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या था मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। पुट इन वन, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, पुट इन वन ई इज इक्वल टू, यहाँ पे था जी रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हाँ ठीक है, जी रो की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, रो किसके इक्वल है, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू में 4/3 पाई आर, क्यूब है स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचा, जी इंटू में मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब, अगेन यहाँ पे 4/3 पाई, सॉरी जो यहाँ पे आपके पास आर था, हमने जो कैपिटल आर लिया है, यहाँ पे कैपिटल आर आया, यहाँ पे आपके पास अगेन दिस, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या था वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब, इंटू में आर है ये आपके पास, सॉरी इस आर को आप स्मॉल आर ले लो क्योंकि ये अंदर का पॉइंट था आपके पास, इसके अंदर एक पॉइंट था, सॉरी क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट। अगर पी पॉइंट इसके अंदर है तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना था आपके पास, सॉरी ये डेरिवेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे जो आपके पास आएगा, ठीक है 4/3 जी रो पाई आर, ओके यहाँ तक क्लियर है ना आपको, ओके यहाँ पे ठीक है। ये हमने क्या लिया था, आर वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से आर से एक आर कैंसिल हुआ, ठीक है ओके। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या लो, ई इज इक्वल टू आपके पास था दिस, ओके यहाँ से ये क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करो, जो यहाँ का वॉल्यूम लेना है उसके लिए नोटेशन अब चेंज कर लो, यहाँ पे तो हमारे पास कैपिटल आर है ही, ठीक है। यहाँ का जो मास अपॉन वॉल्यूम होगा वो पूरे के लिए है, तो यहाँ पे जो आर है आपके पास उसको आप नोटेशन स्मॉल आर ले लो, एक्सक्यूज मी, क्लियर है ये बात। जी इंटू में एम अपॉन दिस 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, जी एम आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, अगेन आर के।
ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी। क्लियर है? कंफ्यूजन कुछ नहीं था, बाकी सब चीज़ें सेम थी। एक्चुअल में सिर्फ नोटेशन का फ़र्क पड़ गया कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी कैपिटल आर लेती हूँ तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा था, बट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर। तो इसलिए हमने यहाँ पे नोटेशन फुल के लिए क्या ले लिया, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि जो हमने यहाँ पे एम डैश लिया वो किसके लिए था, जो पॉइंट इसके अंदर था, एम डैश हमने उसके लिए लिया, ठीक है ना। तो उसके लिए आप जो रेडियस है उसकी वैल्यू कम ले सकते हो। मीन्स मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो पॉइंट मैंने यहाँ पे पी लिया था, ठीक है, मैंने लिया था यहाँ पे पी पॉइंट, तो यहाँ पे जो ये रेडियस था मेरा, दिस इज अवर आर, और यहाँ का जो रेडियस है ये अब स्मॉल आर था। तो इसलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको आप यहाँ पे क्या लोगे, स्मॉल आर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इस पॉइंट की बात हो रही है। अगेन यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, फिर देखिए दोबारा ही बता रही हूँ मैं, तो जी एम डैश अपॉन में आर स्क्वेयर, क्योंकि इस पॉइंट की बात हो रही है जब आर की वैल्यू क्या है, कम है कैपिटल आर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम अपॉन में आर स्क्वेयर। अगेन नेक्स्ट स्टेप में रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वेयर। नोटेशन हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वेयर से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा आर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके आ गया, यहाँ से स्मॉल आर के। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे इसको मैं रब करके करवा रही हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फिर, अब हमने क्या किया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मेरे पास आर के, पुट इन 1 करोगे जब, पुट इन 1, तो ई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, ये बचा जी इंटू में रो क्या था हमारे पास, पूरे के लिए डेंसिटी, इस पूरे की डेंसिटी कितनी है, जो ये वाली डेंसिटी थी वो किसकी थी, इस स्मॉल इसकी, जो हमने पी पॉइंट यहाँ पे इनसाइड लिया था। तो 4/3 पाई, पूरे के लिए तो क्या है रेडियस कैपिटल आर, 4/3, सॉरी रो को क्या लिखोगे, मास अपॉन में वॉल्यूम, 4/3 पाई आर विच इज इक्वल टू जी एम 4/3 पाई आर अपॉन में वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो 4/3 पाई आर से कैंसल, जी एम आर अपॉन में आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर। क्लियर है? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर क्या बन रहा था, 0, बट जहां पे जो सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, जो उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। क्लियर है? आगे जो नेक्स्ट है आपके पास वो आएगा आपके पास इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ देन एट द हाइट एल्टीट्यूड, उस पर हम डिस्कस करेंगे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।